अगर वो हारी हुई पार्टी है तो ऐसे बयान क्यों देगी कि ईरान जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो ईरान नाम का कोई देश नहीं बचेगा, हम इतना ईरान को मारेंगे। जो जीती हुई साइड है वो है ईरान। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूँ। कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती। ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है। हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। सबसे बड़ी बात तो ये समझना होगा कि हमने वी हैव मिस्ड द बस, क्योंकि हम एक साइड ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी वो इजराइल गए थे और वहां की संसद में जाकर उन्होंने इजराइल के साथ जिस तरह का भाईचारा दिखाया, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन तो किया है। ये क्या कोर्स करेक्शन किया है बताइए? हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है पूरी तरीके से इजराइल के साथ जोड़ रखी है। तो मैं समझता हूँ हमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। और शुरुआत अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सॉल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री आते हैं, पाकिस्तान के नेताओं से, उनके प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष से मिलते हैं, लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से नहीं मिलते और बिना मिले, बिना तस्वीरें खिंचाए, बिना हाथ मिलाए हुए कमरे से निकल जाते हैं। क्योंकि इससे पहले ट्रंप की धमकी आती है और अब ऑफिशियल ये बात हो चुकी है कि इस धमकी की ही वजह थी। ईरान ने ऑफिशियल कहा है कि इसी वजह से हम इस बातचीत के रास्ते से निकल गए। अब अगली खबर जो आ रही है वो ये कि ईरान के विदेश मंत्री और साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति दोनों पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात उनकी होनी है। आधिकारिक दौरा बताया जा रहा है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री और साथ साथ गालिबाफ जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं, दोनों ओमान भी गए हुए थे। यानी अलग अलग अब देशों का दौरा भी हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर इस मामले में ये भी है कि जो सैंक्शंस हैं वो पार्शियली ईरान के ऊपर से अमेरिका ने हटा लिए हैं और इसका मतलब सीधे ये हुआ कि अब ईरान अपना तेल बेचने के लिए पूरे तरीके से आज़ाद है, जब तक ये उसके पास रहती है आज़ादी। और बताया ये भी जा रहा है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं, यानी जो पैसा जमा था ईरान का जिसको निकालने की इजाज़त नहीं थी, अल जजीरा की रिपोर्ट ये कह रही है कि $50 बिलियन, जी हाँ फिर से सुनिए, $50 बिलियन ईरान को ये रकम वापस मिल सकती है। क्या मायने हैं इस सब के, जबकि इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक अपना जारी रखे हुए है। ये पीस टॉक्स का क्या भविष्य होगा? अब ये जो विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हुए हैं और साथ साथ राष्ट्रपति भी दोनों पाकिस्तान गए हुए हैं, इससे हम क्या पता लगाएं? ओमान में क्या बातचीत हुई? बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जो इकट्ठा हो गए और आप दर्शक लगातार मैसेजेस कर रहे हैं और साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भाई प्रवीण साहनी जी कहाँ हैं। जी हाँ, तो प्रवीण साहनी जी यहाँ हैं, उनको फिर से बुला लिया है। आप सबकी भारी मांग पर एक बार फिर दावत दे रही हूँ इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कि आखिर जो ये खबरें हमारे पास आ रही हैं, इन खबरों के पीछे की खबर क्या है, कैसे समझा जाए कि जो कुछ हमारे सामने हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। सबसे पहले प्रवीण साहनी जी, स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ उसको आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन जो मैंने नहीं देखा वो आपने क्या देखा वहां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड जब ये दोनों साइड्स गई हैं, दोनों साइड्स इस लड़ाई को खत्म करना चाहती है। ईरान चाहती है पीस, ईरान लड़ाई जीत चुका है। ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई हार चुके हैं और उनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो जो भी वहां पर ड्रामा हुआ या नाटकबाजी जो आपने बयान किया हुआ, उसका एंड नतीजा ये निकला है कि जो हाई लेवल कमेटी है फ्यूचर टॉक्स के लिए वो बन गई है। हाई लेवल कमेटी में होंगे गालिबाफ, अरागची, जेडी वांस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। तो ये तो हाई लेवल वो जो कमेटी है वो बन गई है। उसके साथ साथ 4 ग्रुप्स और बन गए हैं। एक है जो कि सैंक्शंस को देखेगा, एक न्यूक्लियर इश्यूज को देखेगा, एक रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेगा ईरान की, और एक जो है जो MOU साइन हुआ है उसको मॉनिटर करेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। साथ में क्या हुआ है, एक डी कॉन्फ्लिक्ट सेल भी खुल गया है, वो सिर्फ लेबनान के लिए है। अच्छा, अब जहां तक ये जो 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स में सैंक्शन, न्यूक्लियर और मॉनिटरिंग ये अभी इस हिस्से पे कोई बात नहीं हुई है। तो जहां तक सवाल ये है कि डी कॉन्फ्लिक्ट सेल है, उसके अंदर होंगे अमेरिका, ईरान, लेबनान गवर्नमेंट और मीडिएटर्स होंगे कतर और पाकिस्तान। इजराइल इसमें नहीं होगा। और जो आपने बात कही कि ऑयल अब ईरान बेच सकता है, वो उनको वेवर मिल गया है अमेरिका से अगस्त 21 तक। तो ये सिचुएशन है। ओवरऑल अब आपको आइडिया हो गया होगा जो स्विट्जरलैंड में हुआ है
वो दिखाता है कि ईरान ये लड़ाई जीत गया है और जो अमेरिका है उसके पास कोई और चारा नहीं था। प्रवीण सानी जी, जो बात समझ में नहीं आई, जो तस्वीरों में हमने देखा और कयास लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी यानी पूरे तरीके से ईगर और आतुर थे जेडी वेंस के किसी तरीके से जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी नजरें पड़ जाएं उनके ऊपर, वो हाथ मिला लें या गले मिल लें या बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन उसी पूरे कमरे में 1 मिनट के भीतर जो पूरी दुनिया की जो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी होती है उसका पूरा एक कोलैप्स देखने को मिला वहां पर। डोनाल्ड ट्रंप, जब आप ये कह रहे हैं कि वो ये वॉर हार चुके हैं, ईरान ये जीत चुका है, तो मुझे जरा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि एक हारी हुई पार्टी, एक हारा हुआ देश जिसको हम ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं बिल बिलाते या गिड़गिड़ाते हुए देख रहे हैं, वो इस तरह के बयान क्यों देता है कि ईरान जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो ईरान नाम का कोई देश नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतना ईरान को मारेंगे, इतना हिट करेंगे, हार्डर देन एवर बिफोर, जितना पहले कभी ईरान को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमला नहीं किया, इतना हम करेंगे। अगर वो हारी हुई पार्टी है तो ऐसे बयान क्यों देगी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पर बोलते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ होता है। वो हौसला अफजाई करते हैं अपने लोगों की, अपनी मागा बेस की, कि हमने सब तबाही कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स कर दी है खत्म, हम सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। हमें ये देखना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है, देखिए, ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये पीस टाइम एमओयू नहीं था जिसमें दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसमें हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू हुआ है लड़ाई के बाद। इसका मतलब एक साइड हारी है, एक साइड जीती है। ये वो एमओयू है जो कि लड़ाई के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है जो जीती हुई साइड है वो है ईरान, और इसका आगे मतलब ये है कि जो भी एमओयू में लिखा हुआ है वो ईरान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ईरान उससे अलग नहीं होगा। अगर अमेरिका उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को नहीं मानेगा, ईरान दो काम कर सकता है। वो फौरन जो है गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है उसको बंद कर सकता है, और साथ में वो टॉक से बाहर आ जाएगा। तो जैसे आपने बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां बोला और थ्रेट्स दी उनको ओपनली, हम ये कर देंगे, सिविलाइजेशन हटा देंगे। तो जो ईरानियन टीम थी वो वहां से चली गई, जो टॉप लेवल टीम थी, पर उनके नुमाइंदे वही रह गए। उन लोगों ने बातचीत करी, अमेरिकन के साथ बातचीत करी। अमेरिकन चाहते हैं कि एमओयू जो है उसमें काम शुरू हो, तो उसके तहत जो मैंने आपसे बताया, हाई लेवल कमेटी बन चुकी है, 4 ग्रुप्स बन चुके हैं। ईरान को जो है अमेरिका ने वेवर दे दिया है, आप अपना तेल, अपने पेट्रोकेमिकल्स अब आप बेचिएगा। और फिलहाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला हुआ है, और वो पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान की अथॉरिटी के अंडर है, और जो आईआरजीसी की नेवी है वो उसकी पूरी देख रेख कर रही है, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। तो ये सारी सिचुएशन है। आपके जवाब से मुझे 2 चीजें समझ में आई हैं। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी वहां के जो राइट विंग नेशनलिस्ट लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट जिन्होंने दिया और उनको राष्ट्रपति बनाया, उनकी संतुष्टि के लिए, बहुत कुछ भारत जैसा लग रहा है सुनने में, बिल्कुल उनकी संतुष्टि के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन साथ साथ उसका सीधा फॉल आउट ये होता है कि बातचीत पर उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन शायद ईरानी साइड भी इस बात को अच्छी तरह समझ गई है कि उस वक्त उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए, यानी अपने घर के लोगों के लिए, ईरानियों के लिए, वो वहां से कमरे से निकल गए, लेकिन कुछ लोग वहां बाकी रहे, जो लोग बातचीत कर रहे थे, जिनको हमने कैमरे पर नहीं देखा। ये सब कुछ ऐसा लगता है कि कोई फिल्म का ये सीन चल रहा है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और पर्दे के आगे क्या हो रहा है। मैं आपकी बात को समझ रही हूं और समझते हुए भी हैरान हूं कि उनके इन बयानात का सीधा असर पड़ता है इस बात पर कि जो बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत फिर भी हो रही है। अब मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहती हूं इस बात को कि ये, अब देखिए, भारत के तमाम अखबारों में इस वक्त, या आप ऑनलाइन जाएंगे तो सबसे पहले खबर ये छप गई है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन फिलहाल हट गए हैं। 50 साल पुराने ये सैंक्शंस लगे हुए थे। ईरान अपना तेल बेच सकता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसके तेल को सोने की तरह बताया जाता है, इतना बेहतरीन, इतना उम्दा क्वालिटी का ये तेल है। तो मुझे ये बताइए, इसके मायने क्या हुए, कितना फायदा ईरान को होगा, और क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है? देखिए, इसमें आपने बहुत सवाल उठाए हैं जिसके मैं बारी बारी जवाब देता हूं। पहली बात आपने बोली है कि ईरान जो है तेल बेच सकता है, तो वो एमओयू में लिखा हुआ था कि जैसे ही एमओयू साइन होगा और फाइनल डील 60 दिन के अंदर होनी है, 2 महीने में होनी है, जो एक्सटेंड भी करी जा सकती है। तो जैसे ही वो साइन हुआ, अमेरिका ने वेवर दे दिया है ईरान को। ईरान जो है अब वो अपना तेल बेच रहा है, पेट्रोकेमिकल्स बेच रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है सैंक्शंस की। इसकी बहुत खबरें आ रही हैं कि सैंक्शन उठा है कि नहीं उठा है। देखिए, बहुत सारे फ्रोजन एसेट्स हैं, करीबन 150 बिलियन डॉलर्स के आसपास बता रहे हैं, जो कि ईरान के एसेट्स को अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज करके रखा हुआ है ओवर द ईयर्स। इसमें क्या है कि जो इशाक दार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं, और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीज़ों पे अभी बातचीत होनी है। अभी इसमें बातचीत नहीं हुई है। और जहां तक सवाल है सैंक्शंस का, सैंक्शंस जैसे ही उठेंगे, जो उठने हैं,
बात हो रही है ऑलरेडी कि पहली ट्रांच $6 बिलियन की मिलेगी, जो कि कतारी बैंक में ईरान के एसेट्स फ्रोजन पड़े हैं। अच्छा, उसके अंदर ऑलरेडी ट्रंप ने बयान देने शुरू कर दिए हैं कि उस पैसे से ईरान जो है वो हमारे फार्मर से सोयाबीन खरीदेगा, सामान खरीदेगा। ईरान ने भी बयान दे दिया है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये तय करेगा ईरान, जब ईरान के फ्रोजन एसेट्स रिलीज होते हैं तो ईरान तय करेगा कि उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। अमेरिका के दबाव में कोई काम नहीं होगा। अब मैं आपको एक लास्ट बात जो आपने शुरू में बोली, जो बहुत ही जरूरी बात है, वो ये है, देखिए जो हुआ है वेस्ट एशिया में, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो ताकत अमेरिका जिसने कोल्ड वॉर जीती, यूनिपोलर वर्ल्ड में रहे, एक अकेली ताकत रही पूरी दुनिया में, जो आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि एक ताकत पूरी दुनिया पे राज करे। वो जो है वेस्ट एशिया में ईरान से हार गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। अच्छा, अभी बात आती है, दो अलग चीजें हैं, एक है मागा बेस और एक है मागा फॉरेन पॉलिसी। ये भी मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। जहां तक मागा बेस का सवाल है, ये वो लोग हैं जो कि ट्रंप को फेवर करते हैं, उनकी सोच को फेवर करते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, मतलब इंडस्ट्री वापस लाएं हम अमेरिका के अंदर। तो ये तो वो है। दूसरी है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो कि मागा है। इसका मतलब ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज जो दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए से उसको फिर से यूनिपोलर बनाने की सोच रहे थे कि फिर से अमेरिका एक अकेली ताकत बन जाए दुनिया के अंदर। तो वो सब कुछ अब नहीं होने वाला है, ये वेस्ट एशिया में जो लड़ाई हार गए हैं उसके कारण। बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पूरी दुनिया का जो ढांचा जो अब तक हमने जाना था, कम से कम मेरी जनरेशन ने पिछले कई दशकों में सिर्फ ये देखा था कि दुनिया इस तरह की होती है, अब दुनिया अलग तरह की होगी, अलग तरह से दुनिया को देखा जाएगा, उसके काम करने का तरीका अलग होगा, जंग का और अमन का तरीका अलग होगा, कारोबार का तरीका अलग होगा, फॉरेन पॉलिसी बदलेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो डिबेट है जो हमारे देश में अभी होनी बाकी है, वो ये कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी, भारत देश की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी, क्या भारत की अपने पड़ोसियों के प्रति भी जो पॉलिसी है क्या वो बदलेगी। इससे पहले कि इन बड़े बड़े सवालों पर मैं आऊं और आपसे चर्चा भी करूं, मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूं कि अभी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, पहले वो गए ओमान और उसके बाद वो गए हैं पाकिस्तान, साथ साथ वहां के ईरानियन जो राष्ट्रपति हैं वो भी गए हुए हैं पाकिस्तान। इसका क्या ताल्लुक इससे जो टॉक्स अभी चल रही हैं उसी से है या कुछ अलग बात है? किस तरह की ये जुगलबंदी हो रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे? देखिए, ये दो बातें हैं। पहले हमने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची है और खालिबाफ हैं, जो उनके टॉप लीडर हैं, जो पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं, ये दोनों गए थे ओमान। ओमान की टॉप लीडरशिप से मिले हैं। उसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि उन्होंने, ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। तो 60 दिन के बाद जब फाइनल डील साइन होती है, अगर होती है, तो उसके बाद जो है वहां पर एक तरीके की कोई फीस लगेगी। अब आप उसको टोल बोल लीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। वो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है मिलके इसको हम मॉनिटर करेंगे। जो भी यहाँ पे शिपिंग होती है, ये हमारा इंटरनल वाटरवे है जिसको हम अलाउ करेंगे एज अ इंटरनेशनल वाटरवे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसके लिए वो तो वहां गए थे बातचीत करने के लिए। जहां तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देख रेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो IRGC नेवी की है, वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइंस भी निकालेगा, कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी यहाँ काम करने। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियान है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर। और उधर ओमान से अरागची और खाली अरागची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अरागची जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये MOU में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अरागची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, 4 बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये MOU है, देखिए ईरान ने इस MOU का नाम दिया है इस्लामाबाद MOU, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है, अमेरिका ने उसको सिर्फ MOU बोला है। तो जहां तक MOU का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो है ही।
उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराकची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना है। तो बड़ा हो गया। और मैं कई ऐसे कमेंटेटर्स को देख रही थी जो अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में पाकिस्तान तथाकथित रूप से एक दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है और जाहिर है टेरर का स्पॉन्सर रहा है। उस लिहाज से भी एक झिझक भी जो जिन लोगों में थी उनमें भी देख रही हूँ मैं। ब्रह्मा चलानी जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओहदा बड़ा है, लेकिन एक ओहदा एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी यूटिलिटी, कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जाहिर है वेस्ट एशिया में तो उसका असर नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान का फायदा ये है कि जो भी, यानी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नजदीक है, ईरान से भी नजदीक है, अमेरिका से भी नजदीक है, इन सबसे लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहां गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है, हमने आपके लिए काम कर दिया, और असुविधा नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता अमेरिका को। देखिए, जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बहुत मुख्तसर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो रीजनल सोल्यूशन निकालें, रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, जो आप कह रही हैं, हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन्स को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है, उनको अपनी जो फोर्सेज हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी रोल एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब यह है जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है, और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कॉपरेशन का ये दौर है और दोनों के बीच रिश्ते फिर से बहाल होने चाहिए। और आप नहीं, हम तो कहेंगे इस देश को जो चलाने वाली संस्था है आरएसएस, वो तो खुद कह रही है कि बातचीत का मौसम आ गया है, बातचीत का अब वक्त आ गया है। लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अभी भी एक मेजर न्यूज़ वेबसाइट पर मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि पाकिस्तान ये बहाना बना रहा है, दिखा रहा है कि वो पीस टॉक्स करना चाहता है या पीस टॉक्स में एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है। उसका फायदा दरअसल वॉर में है। जितनी दिन तक ये वॉर चलती रहेगी उसकी अपनी एक हैसियत बनती और बढ़ती रहेगी और पूरी दुनिया को वो दिखाता रहेगा। तो अभी भी इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन मैं ईरान पर वापस लाना चाहती हूँ आपको, और ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरे जो फसाद है ये शुरू हुआ था इस तरह से कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमला इजराइल के साथ हमला ईरान पर इसलिए करना चाहते थे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म कराना था, उनका मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोडक्शन था वो बंद कराना था। बाद में तो ये भी कहने लगे थे कि औरतों को आज़ाद कराना है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए भी बात करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान दिया और कहा लोगों से ईरान के कि जाइए अपनी सत्ता पर अपना तख्त पलट दीजिए और अपना सिंहासन हासिल कर लीजिए। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और अब पूरे के पूरा मामला आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टिक गया है। कई बार हमने आपसे बातचीत की है
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर आपने अभी बातचीत में अभी एक तरफ इशारा भी किया, उसी बात को मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल खुल गया है, ईरान जब चाहेगा उसको बंद कर देगा, तो उसके हाथ में एक तरह की ये चाबी है। अभी मैं ये भी पढ़ रही हूँ कि ये 60 दिन गुजर जाने के बाद ईरान ये भी सोच रहा है कि फिर से कोई टैक्स या टोल लगाने के बारे में सोच रहा है जिससे उसको आमदनी होगी। तो ये मसला तो कभी सॉल्व होगा नहीं फिर? देखिए, ये लड़ाई जो हुई है, ये वो लड़ाई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना सोचे समझे उसके अंदर दाखिल हुए हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको पूरी क्लैरिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूं। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है, वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूं। तो उसका नतीजा अब ये है कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी, वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के बाद जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवे था, स्टेट ऑफ ये हर्मुज, पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हर्मुज, अब वो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ईरान ने ओमान के साथ मिलके, जिसके जिसके लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो खालिबाफ हैं और जो अराक्ची हैं वो ओमान गए थे, ओमान की लीडरशिप से बातचीत हुई है। वो यही बातचीत हुई है कि हमको कैसे सारी जीसीसी कंट्रीज को साथ लेके और कैसे हम इसको हमें करना चाहिए आगे का 60 दिन के बाद का, जब डील साइन हो जाती है काम। और जैसे आप बता रही हैं, किसी तरीके का टैक्स पक्का लगेगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी टैक्स लगा सकते हैं या और किसी नाम से टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है और वहीं रहेगा। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए तो वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्टेट ऑफ हर्मुज से नहीं जाने देंगे। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है जहां तक स्टेट ऑफ हर्मुज का ताल्लुक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान ये लड़ाई जीत गया है, हमको पहले तो ये समझना है। हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और आपने ही, मुझे याद है कई महीने पहले बार बार इसको दोहराना भी अजीब लगता है कि शायद आप अकेले ऐसे कमेंटेटर, अकेले ऐसे एक्सपर्ट रहे होंगे जब इस बात को कह रहे थे, और बाकी हमारे दर्शक कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये क्या कोई दीवाने हैं, ये कहाँ से कौन सी मनोहर कहानियां पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को खत्म करेगा, तब ये जंग खत्म होगी। और आपने इन एज मेनी वर्ड्स, इतने ही शब्दों में आपने इस बात को कहा था, और वही सब कुछ हमारे सामने एक फिल्म की तरह ऐसा लग रहा है कि रोल हो रहा है। और मुझे वो तमाम इंटरव्यूज जो आपने मुझे दिए इस चैनल पर जो एयर हुए हैं, वो सब एक फ्लैशबैक की तरह इस वक्त मेरे सामने आ रहे हैं। और मैं भी आपकी बात पे यकीन नहीं करती थी, बार बार क्रॉस क्वेश्चन करती थी। और आज मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूं हमारे उन दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए, हॉर्मुज कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा हो या हमें पता हो क्या चीज है। थोड़ी सी एक जानकारी ये चाहती हूँ आपसे, फिर मैं एक दो आपसे इंडिया सेंट्रिक सवाल भी पूछूंगी। भारतीय दर्शक इसको देख रहे हैं कि उन्हें कैसे इसको, इस जंग को देखना चाहिए कि हॉर्मुज की स्थिति इस जंग से पहले क्या थी, इस जंग के बाद अभी जो है वो क्या है, और 60 दिनों के बाद क्या होगी। तो देखिए, जहां तक जंग से पहले हमने देखा था कि जब 12 डे वॉर हुई थी 2025 में, 12 डे वॉर में ईरान ने स्टेट ऑफ हर्मुज बंद नहीं किया था, पर जो हुतीज थे वो एक्टिव थे रेड सी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हर्मुज हमेशा खुला रहा है। जहां तक ईरान और ओमान का ताल्लुक है, वो 1974 से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये हमारा वाटरवे है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो ये इनका इंटरनल वाटरवे है, पर उसके बारे में कोई दुनिया से बात नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है समझदारी के साथ, कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो अग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, पहली चीज उन्होंने क्या करा, स्टेट ऑफ हर्मुज को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे। सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगाई हुई थी। सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है, और अब हम जो है इस हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है स्टेट ऑफ हर्मुज। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी बोलते रहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा या वो फ्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ 60 दिन के लिए है, वो तब तक के लिए है जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई से बाहर निकलूं। तो जीती हुई पार्टी जो होती है वो तय करती है क्या करना है। तो हम देखेंगे अगले 60 दिन, या ये और भी एक्सटेंड होता है तो हम देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स और ईरान और उनको सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया, वो तय करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या होगा। सिर्फ आउटसाइड कंट्री जो इन्वॉल्व होगी, इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी, वो है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान को समझना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर
इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि हमें वेस्ट एशिया में हमारे वो वर्कर्स काम करते हैं, हमारा यूएई के साथ बहुत, हम वहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, एलएनजी लेते हैं। तो हमारे को समझना है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है और हमको उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, लाखों की तादाद में जो लोग खाड़ी के देशों में, गल्फ में काम करते हैं भारतीय, वो भी बहुत चिंतित हैं इस वक्त, क्योंकि इस बदलती दुनिया का कैसे सेंस बनाएं कि जो वो काम कर रहे थे, उस काम करने की जो शर्तें थीं और जो रिश्ता था उनका और उस देश का जो उनका होस्ट कंट्री है और बाकी जो उनका अपना खुद का कंट्री है, उस सब के बीच जो रिश्ते बदल रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ी बहस आपके साथ इस पर भी करनी पड़ेगी। बहस से ज़्यादा जानकारी उन लोगों के लिए जो लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर आने वाले 5 साल कैसे होंगे। लेकिन मैं फिलहाल भारत की फॉरेन पॉलिसी पे 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ इस पूरी वॉर के मद्देनजर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझना होगा कि वी हैव मिस्ड द बस। जो हमारे पास एक मौका था वो हम गंवा चुके हैं, क्योंकि हम एक साइड ले चुके हैं। हम जंग से, जब ये शुरू हुई पहला अटैक फरवरी के महीने में, उससे कुछ घंटे पहले ही हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी वो इजराइल गए थे और वहां की संसद में जाकर उन्होंने इजराइल के साथ जिस तरह का भाईचारा दिखाया, मदरलैंड फादरलैंड वाला वो स्टेटमेंट भूला नहीं जा सकता। इसका मतलब पहले ही उन्होंने साइड ले ली थी, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन तो किया है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ईसानी जी कि जो ये सोच रहा था भारत भी, पूरी दुनिया की तरह, सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका भी सोच रहा था, बाकी दुनिया भी सोच रही थी कि ईरान 3 दिन की कहानी है, तो इसलिए वो इजराइल के साथ खड़े हो गए अपना राष्ट्रहित देखते हुए। लेकिन जब ये लड़ाई लंबी खिंचती चली गई तो भारत ने भी कोर्स करेक्शन तो किया है। क्या कोर्स करेक्शन किया है बताइए? इस तरह से कि मतलब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने जाके, जब खामनेई साहब की जब हत्या कर दी गई तो जाके डायरी में मैसेज लिखा। इसके बाद जो अटैक हो रहे थे उसके बाद उसमें भी ये कहा कि शांति होनी चाहिए, और अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी जो उन्होंने मुलाकात की उसमें भी शांति की एक भावना के तौर पर वो सामने आए। देखिए, ऐसा है कि 28 तारीख को फरवरी लड़ाई शुरू हुई है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री इजराइल में थे और उन्होंने वही सब बातें बोली जो आप बता रही हैं मुझे। अच्छा, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मेरी तो नजर में है नहीं, मैंने कहीं रिपोर्ट कोई पढ़ी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने, जो अली खमेनी है, जो उनके सुप्रीम लीडर है, जिसको असैसिनेट करा गया, जिसको धोखे से मारा गया, उसके बारे में कोई कंडोलेंस जाहिर करी। नहीं, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हाँ, तो देखिए ना, आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ और आपके दर्शकों को भी कह रहा हूँ, हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। अभी भी, आज भी, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के हिंदुस्तान में है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से उनकी बातचीत हो रही है कि कैसे हमारे रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। अगर ईरान हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान एक सिविलाइजेशन है, जो दोनों एक दूसरे की पहचान बहुत पुरानी है। इसलिए नहीं बातचीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार के कारण, इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स के वो भी मेंबर हैं, एक बहुत वाइज लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं समझता हूँ हमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। और शुरुआत, अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है, यहां से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि जैसे कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वेस्ट एशिया में रीजनल प्रॉब्लम का रीजनल सोल्यूशन निकल रहा है, वैसे ही भी हमें साउथ एशिया में रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सोल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है पूरी तरीके से इजराइल के साथ जोड़ रखी है। इजराइल, आज जेडी वैंस ने कहा है खुलेआम, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को आज पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बताना भूल गए कि हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। इंटरव्यू देखा था मैंने, वो इंटरव्यू देखा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए नई दिल्ली में, उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया गया। भारत ने और भारत के लोगों ने काफ़ी जो है वो जो दवाई का सामान था, इसके अलावा कश्मीर से भी आप देखिए इतनी मदद गई और भारत ने वो सब कुछ एक फैसिलिटेट तो कराया, सारी चीज़ें भेजने में काम तो किया। तो मैं कहूँगी एक नर्म रवैया तो अपनाया, एक दोस्त जैसी भूमिका। देखिए, ऐसा है, मैं अभी कश्मीर में था, 1 हफ्ता वहाँ रहा हूँ। वहाँ पर आप जगह जगह जाइएगा तो वहाँ पर अली खमेनी की बड़ी बड़ी, वहाँ उन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए हैं, ईरान के फ्लैग चल रहे हैं, और ईरानियंस ने स्पेशल थैंक यू बोला है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और उन्होंने थैंक यू बोला इंडिया के लोगों को। पर फिर बाद में उनको बताया गया होगा तो उन्होंने वो हटा के इंडिया सिर्फ कर दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग नहीं रखा, क्योंकि हम कहते हैं JNK इज पार्ट ऑफ इंडिया, हमारा हिस्सा है। तो मैं आपसे वही कहूंगा, जब ब्रिक्स की समिट हो रही है, वहां पे अराक्ची आएंगे और बाकी और नुमाइंदे आएंगे, अरे भाई, उनको तो हम होस्ट हैं, उनको तो स्वागत करना ही है, उसमें कौन सी नई बात है। मेन बात ये होती है कि क्या हमने उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनको आज तक प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि हाँ, हम उसका, हमें अफसोस है? क्या हमने बोला है कि ये अग्रेशन जो है इजराइल ने किया था? क्या हमने बोला है कि इजराइल ने क्या क्या गाजा में किया है और जो कर रहा है? आप जानती हैं गाजा में सीज फायर है 1 साल से, और उसके बावजूद जो है इजराइल ने वहां पर 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। इसीलिए देखिए, आज लेबनान के लिए एक अलग डी कॉन्फ्लिक्ट सेल बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान जो है वो गाजा को भूल गया है, पैलेस्टाइन को भूल गया है। उन्होंने साफ कहा है पैलेस्टाइन इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये पहले MOU जो है ये फाइनल डील में तब्दील हो जाए, बन जाए,
उसके बाद वो जो है पैलेस्टाइन का इशू लेंगे, उठाएंगे, उसके बाद वो गाजा पे बात करेंगे। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, चाइना ने इसके लिए, पैलेस्टाइन के लिए बहुत सारा पहले से ही काम करके रखा हुआ है। उन्होंने काम ये किया है कि 2025 के अंदर, याद करिएगा, 14 पैलेस्टीनियन ग्रुप जिसमें फतेह और हमस भी थे, वो चाइना के अंदर, चाइना उनको सबको एक साथ लाया था, इसलिए लाया था, बोला था कि ये हम बना रहे हैं एक पैलेस्टीनियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो वो उनको इकट्ठा किया था उस, क्योंकि चाइना बार बार बोल रहा है कि पैलेस्टीनियन 2 स्टेट सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ईस्ट जेरूसलम कैपिटल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मसला मैं समझता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जहाँ रीजनल कंट्रीज का ज्यादा दबाव होगा, उनकी सोच होगी, उनका काम होगा, अमेरिका यहाँ से जब निकलेगा बाहर, उसकी बेसिस कम होंगी वेस्ट एशिया से। फिर 2 मल्टीपोलर वर्ल्ड है, 3 बड़ी ताकतें हैं, चाइना और रशिया सपोर्ट करती है पैलेस्टाइन को। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जो काम नहीं हो पाया आज तक, जो कोल्ड वॉर में नहीं हो पाया, जो यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं हो पाया, वो अब हो सकता है। और जब तक पैलेस्टीनियन का मामला शुरू नहीं होगा, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इजराइल तब तक सोचता रहेगा कि ग्रेटर इजराइल हम बना सकते हैं, और इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी साफ दिखा रही है, हम अपने रिश्ते इजराइल के साथ मजबूत कर रहे हैं, कमजोर नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और साफ साफ बात यह भी है कि आप देखिए, आप फिलिस्तीन का आपने जिक्र किया, कई एक्सपर्ट इसी चैनल पर ये कह चुके हैं कि इस पूरे खित्ते में शांति जब तक नहीं लौटेगी, तब तक ये पूरा खित्ता जलता रहेगा, जब तक कि फिलिस्तीन के मुद्दे का हल नहीं होगा। अभी अब हम और आप बात कर रहे हैं, इजराइल ने आप देखिए लेबनान में 4 लोगों को मार दिया। इजराइल के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि डी लिंक कीजिए आप लेबनान और ईरान के साथ ये जो पीस टॉक्स चल रही है, यानी कि लेबनान में हमें कत्लेआम की इजाजत दीजिए और साथ साथ ईरान के लिए आप बातचीत भी करते रहिए। और सबसे बड़ी बात भारत के मद्देनजर, तो प्रवीण साहनी जी, और इसी पर बात खत्म भी करूंगी मैं, कि जब अमेरिका बातचीत कर रहा है ईरान से और अमेरिका पूरे खित्ते में जाकर रीच आउट कर रहा है, तो भारत को अगर अमेरिका का दोस्त भी मान लें, तो जब दोस्त बातचीत कर रहा है, वो पीस टॉक्स कर रहा है, तो आखिर भारत को क्यों एतराज होना चाहिए? भारत के नेताओं को, विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री को एतराज क्यों होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी, इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये पूरा आकलन पहुंचाने के लिए। शुक्रिया।